हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कैश फ्लो का एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कल मैं बाहर गया था भोपाल, इसलिए आपको अकाउंट्स का कोई वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर आपको इनकम टैक्स का एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके उसको तुरंत एडिट करके और मैंने भेज दिया था। ठीक है, तो आज हम, और वैसे भी आपके पास अकाउंट्स के होमवर्क थे, अब हम आज अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन करते हैं, इससे और जितने भी आपके डाउट्स हो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 2003। बैलेंस शीट वही दे रखी है, पहले करंट ईयर की फिर प्रीवियस ईयर की। तो हम इस तरह से इधर आएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर इंक्रीज डिक्रीज क्या हुआ वो चेक करेंगे। और मैंने कहा था बैलेंस शीट भी रीड करना चाहिए। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बैलेंस शीट में क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल भी है, और पहले थे और अब नहीं है, तो इसका मतलब यहीं से क्लियर हो जाता है कि रिडम्पशन हुआ होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है पूरे क्वेश्चन में, एंड तक इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि 2 लाख के थे, 8 पार रिडम्पशन हो गया आपका, 2 लाख के बदले 2 लाख, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। सीआरआर भी इस बार क्वेश्चन पहले नहीं था, इस बार सीआरआर आ गया। आपको याद होगा सीआरआर कब बनता है, हमने प्रेफरेंशियल शेयर रिडम्पशन चैप्टर पढ़ा। जब प्रेफरेंशियल शेयर्स का रिडम्पशन होता है तो या तो आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स होता है, नए शेयर इश्यू करो। तो 2 लाख का अगर प्रेफरेंशियल शेयर रिडीम हुए हैं तो या तो 2 लाख के नए प्रेफरेंशियल शेयर लाओ, और नहीं तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर दो, ट्रांसफर टू सीआरआर क्रिएट करते थे आउट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व भी पहले नहीं था, अब बन गया, तो इसका भी रीजन हो सकता है क्यों बना। जनरल रिजर्व पहले 2.5 लाख था, उल्टा कम हो गया इस बार। अब तक क्या होता था, जनरल रिजर्व बढ़ता था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, P&L से जनरल रिजर्व, इस बार उल्टा हो। तो ये जनरल रिजर्व कहां गया होगा, तो एक बात तो क्लियर पढ़ने से समझ में आ जाना चाहिए कि जो सीआरआर बना होगा, सीआरआर की एंट्री क्या होती थी, याद करो, रिडम्पशन वाला चैप्टर याद है आपको। सीआरआर की एंट्री होती थी क्या, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर, P&L अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर। इन रिजर्व्स को तो कैपिटलाइज करते थे हम, फ्री रिजर्व्स को। तो रिजर्व कम होने का एक रीजन ये हो सकता है 1 लाख, और रीजन होगा तो हमें पता लगेगा। P&L अकाउंट, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी है, प्रोपोज्ड डिविडेंड भी है। प्रोपोज्ड वर्ड कट करके डिविडेंड पेबल वर्ड कर लो। और फिर असेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री वगैरह वगैरह, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी, और वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट, एक नया पेमेंट है वॉलंटरी सेपरेशन। वीआरएस स्कीम होती है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो वॉलंटरी सेपरेशन यानी आप अपनी इच्छा से अगर नौकरी छोड़ के जा रहे हो तो कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देती है, वो पेमेंट है। अब नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप एक बार इन सबको रीडिंग लगा लें। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बड़ी रहेगी इस बार, डेफिनेटली क्वेश्चन बड़ा है, दिखने से ही लगता है, तो आप एग्जाम में भी 1 पेज तो कम से कम छोड़ना ही है आपको। और बड़ा क्वेश्चन लगता है आपको, थोड़ा दूर दूर लिखना चाहते हो आप, तो आप 1.5 पेज छोड़ दें ऑपरेटिंग के लिए। फिर उसके नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख दें, और उसके नीचे क्या लिख दें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी दिख रहा है असेट्स खरीदना बेचने के पॉइंट भी आपने पढ़े होंगे, देखें तो 5-7 लाइन इन्वेस्टिंग की, और फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। ठीक, ये हो गया। अब इसमें वर्किंग नोट ज्यादा जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने अभी फिलहाल यहां पर वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ी है। इसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आप लिखते जाना, मैं बताते जाऊंगा, और बाद में मैं आपको उसका पिक भेज दूंगा। तो पॉइंट भी आपने रीड कर लिए। पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूं फटाफट। पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड, तो मैंने कहा था असेट्स बेचने का एक पॉइंट जरूर होगा, लेकिन इस पॉइंट में एक बात अच्छी लिखी हुई है कि सोल्ड आउट फॉर 1,50,000, कॉस्ट 120, और लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इसलिए डब्ल्यूडीवी तो हो गई नहीं, यानी 1,20,000 की आपने 1,50,000 में बेच दी। 30,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट जनरली कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैंने आपको यहां एडजस्ट करना बताया, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द बैलेंस लैंड वाज रिवैल्यूड, कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो पीछे आपको कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट दिया हुआ, वर्किंग नोट नंबर 1 यहां से शुरू हो जाते हैं।
सीआर अकाउंट में जो आपको 1 लाख रुपए दिए हुए हैं, देखो सीआर अकाउंट में 1 लाख दिख रहा है, पहले कुछ भी नहीं था। तो कैपिटल रिजर्व कहां से बना भाई? या तो जनरल रिजर्व या तो पीएनएल से ट्रांसफर होकर बना, और पीएनएल से नहीं बना है तो कहीं से बना है। तो इस बार इन्होंने क्या कहा है कि जो कैपिटल रिजर्व है कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, यानी इसमें प्रॉफिट ऑन सेल इंक्लूड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, जमीन बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ 1,20 माइनस और 1,50, 30,000 रुपए का। और बाकी का जो अमाउंट है रिमेनिंग बैलेंस 70,000 रुपए, वो किस लिए? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड 70,000 इस बात के लिए, ये इन्होंने कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एंट्री क्या है? ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो आया होगा, ये प्रॉफिट जब लैंड बिका होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड हुआ होगा 1,50,000 से। लैंड कितने का गया आपका? 1,20,000 का। और ये जो 30,000 का प्रॉफिट है ये पीएनएल में न जाते हुए कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व। और रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री हुई होगी? लैंड अकाउंट डेबिटेड, ये बड़ा होगा 70,000 रुपए से। और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व की जगह इन्होंने क्या कर दिया? सीआर में लिख दिया। ये कंसेप्ट है। अब इसका यहां क्या इंपैक्ट आएगा हम देखेंगे। तो पहले आप ये वर्किंग नोट लिख के रख लें, है ना। फिर क्या लिखा है? ऑन 1 अप्रैल अ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 एंड WDV 50,000 एंड डेप्रिसिएशन वर्थ 1 लाख वाज इश्यूड एट पार। Debentures worth 1 lakh was issued at par as part consideration for plant of 4,50,000 acquired। तो प्लांट के बारे में तो बहुत बड़ी डिटेल दे रखी है। इसका मतलब इसमें मुझे अकाउंट बना के ही समझाना पड़ेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, एक्सचेंज ऑफर है, प्लांट लिया और डिबेंचर्स दिए। तो प्लांट लेने में और डिबेंचर्स देने, एक्सचेंज ऑफर में कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है। तो जितना एक्सचेंज ऑफर हुआ है उतने के नाम में तो डिबेंचर इश्यूड लिखूंगा, क्योंकि उनसे पैसा नहीं आया, प्लांट आया। कैश कहां है? कैश का फ्लो कहां है? तो उतने डिबेंचर इश्यूड भी नहीं लिखूंगा मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और जितने का डिबेंचर दे दिए मैंने, उतने का प्लांट जो आया है, उस प्लांट के लिए मुझे कैश नहीं देना पड़ा, डिबेंचर दिए, तो उतना प्लांट भी नहीं लिखूंगा। सिर्फ जितना कैश देना पड़ा उतना लिखूंगा। तो समझते हैं इस पॉइंट को। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50 वाज सोल्ड फॉर 70,000, नॉर्मल पॉइंट है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड स्टार बनाओ और डी लिखो, ये पॉइंट समझाना है। डायरेक्टर हैव प्रपोज 15% डिविडेंड, ठीक है। वॉलंटरी सेपरेशन, ये वाला पॉइंट भी नया है, इस पे भी स्टार बनाओ। इनकम टैक्स लायबिलिटी है, पुरानी बात। डेप्रिसिएशन 15% हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द प्लांट अकाउंट बट नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी पुरानी। तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट पढ़ते समय अगर आ जाए तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना ना, 2 पेज में हमारा ये बन जाएगा, 3rd पेज पे हम वर्किंग नोट लिख ही देना, ताकि वो पॉइंट तो नहीं समझना पड़े। तो एक वर्किंग नोट इजी था, तो फटाफट मैंने कर दिया। चलिए अब अपने तरीके से चलते हैं। क्या तरीका अपना? नंबर 1 सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लिखते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग कैसे निकालना है? तो मैंने कहा था हमेशा ही कहां से लेना? बैलेंस शीट में P&L अकाउंट से, और वो ना हो तो रिजर्व से, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट जनरल रिजर्व में या P&L में दिखेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 50,000 और 70,000, क्लोजिंग में 70 है और ओपनिंग में 50 है, तो 70 और 50। ये देख लेना कि ईयर कौन सा है, ध्यान रखना। आपको प्रीवियस ईयर से करंट ईयर पे आना है। कभी कभी करंट ईयर बाद में देते हैं और प्रीवियस ईयर पहले दे देते हैं, तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि उल्टा लॉस भी हो सकता है। लॉस हो तो माइनस में लिखूंगा, कंसेप्ट पूरे सेम रहेंगे लेकिन माइनस में। तो 70 और 50 यानी 20,000 रुपए का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ। अब P&L वाला प्रॉफिट उठाने से यानी बैलेंस शीट वाला उठाने से क्या फायदा रहता है? हमें पता है कि ये आफ्टर डिविडेंड, आफ्टर रिजर्व, सब कुछ आफ्टर होगा। इसमें से जो जो प्लस माइनस हो सकता था वो सब। अब मुझे इसमें एड या लेस क्या करना है? प्लस माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। जो P&L में डेबिट क्रेडिट हो गई उनको रिवर्स करना है, जो P&L में डेबिट क्रेडिट नहीं है उसको रिवर्स नहीं करूंगा, ठीक है।
और कुछ कॉमन पॉइंट मैंने कहा था कि आप यहाँ पर क्वेश्चन हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में भी करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो, और सीक्वेंस में करना, लेकिन फिर भी मैंने कहा था 4-5 आइटम तो आप पहले ढूंढ ढूंढ के लिख देना ताकि इतने टेंशन आपकी कम हो जाए। नंबर 1 जैसे हम क्या ढूंढते हैं इसमें सबसे पहले, तो एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजंस या डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ, ये 4-5 पॉइंट हमेशा ढूंढते हैं। तो जो जो आपको इजी लगे देखते हैं। वो क्या लिखा हुआ है नंबर 1 जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में, अब जनरल रिजर्व में आप देखो, जनरल रिजर्व में हमने शायद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आता था, तो मैं यहां लिखता था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एड क्यों करता था, कंसेप्ट समझना, क्योंकि प्रॉफिट हुआ आपका नेट 20 और उस प्रॉफिट में आपने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर दिया जितना भी, तो ये एड बैक करते थे क्योंकि यहां से ट्रांसफर हुआ जनरल रिजर्व। लेकिन इस क्वेश्चन में तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जनरल रिजर्व बढ़ नहीं रहा है, उल्टा कम हो रहा है जनरल रिजर्व। तो कम होने का रीजन क्या, तो क्या उधर से जनरल रिजर्व से कम होके पीएनएल में क्रेडिट हो गया क्या? ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसा होता है ना, विड्रॉन फ्रॉम जनरल रिजर्व। अपन ने डिविडेंड वाला पॉइंट पढ़ा था, याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो वहां पर हम रिजर्व्स को पीएनएल में लाते हैं और फिर यहां से डिविडेंड बांट देते हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको रीजन सोचना पड़ेगा, क्या ये रिजर्व में या पीएनएल में आया है, और अगर पीएनएल में आया है वाकई में, तो पीएनएल में क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट हो गया तो इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। यानी न्यू जनरल हम ट्रांसफर टू रिजर्व को प्लस करते थे, ठीक है, क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हुआ था तो वापस बढ़ाया था, और विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व से प्रॉफिट बढ़ गया तो उसको वापस क्या करना है, घटाना, उल्टा इफेक्ट। लेकिन वो तब अगर पीएनएल में क्रेडिट डेबिट हुआ तो पहले मैं चेक तो करता हूं कि पीएनएल में डेबिट क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का हम एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व का एक अकाउंट बना लेते हैं। जब क्वेश्चन में ज्यादा पॉइंट हो तो जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाना चाहिए। बैलेंस कितना दिया हुआ आपको, बैलेंस दिया है 2,50,000। ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपए का, है ना। अब एक बात तो क्लियर है कि सीआरआर तो इसी से बनता है, इसमें कोई शक नहीं। तो 1,00,000 का जो सीआरआर बना होगा वो इसमें से बना हुआ होगा, है ना। ये बेटा तो सीआरआर बना होगा तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू सीआरआर। याद करो, रिडम्पशन चैप्टर याद है ना, कि भूल गए। आउट ऑफ प्रॉफिट जब रिडम्पशन होता था तो रिजर्व कैपिटलाइज होता था, पर इसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो दिख रहा है नहीं ना। तो ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो में कहीं पर भी नहीं आएगा किसी भी एक्टिविटी में, क्योंकि इसमें ना कैश डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। बस ये होगा कि एक आप जनरल रिजर्व अकाउंट में लिख दोगे और एक बार कहां लिख दोगे, सीआरआर, तो ये आपस में क्रॉस हो गए वहीं के वहीं। यानी ना मुझे सीआरआर वो 1,00,000 का सीआरआर लिखना है कहीं पे, और ना ये 1,00,000 रुपए का जनरल रिजर्व डेबिट जो हुआ वो लिखना है, कहीं नहीं लिखना, ये आपस में क्रॉस हो गए। तो एक बार मैंने यहां लिख दिया और एक बार वहां लिखे हुए सीआरआर। अब सीआरआर अकाउंट बनाने की क्या जरूरत, एक ही तो एंट्री है उसमें, ठीक है। तो यहाँ डेबिट हो गया, वहां क्या हो गया, क्रेडिट, और क्रॉस हो गया, खत्म। हमें हर डिफरेंस एक बार लेना था, तो सीआरआर का डिफरेंस कितना था, पहले 0 और फिर 1,00,000, तो 1,00,000 का डिफरेंस, तो ना वो 1,00,000 का डिफरेंस लिया मैंने क्योंकि उसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं। जनरल रिजर्व में भी डिफरेंस, जनरल रिजर्व में 2.5 से 1,00,000, 1,50,000 का डिफरेंस, लेकिन 1,50,000 में से 1,00,000 तो सीआरआर के, तो ये डिफरेंस भी नहीं लिया मैंने, ये भी कट। अब जनरल रिजर्व में तो अभी भी डिफरेंस आ रहा है 50 का, ये क्यों है, इसका रीजन ढूंढते हैं। हो सकता है ये यहां से ट्रांसफर होकर पीएनएल में चला गया हो, लेकिन आप पॉइंट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन 6th नंबर देखें। वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट 50,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व, ये लिखा, वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। इसका मतलब ये 50,000 की जो है ये वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट अकाउंट एडजस्ट कर लिया इन्होंने, यानी जो वॉलेंट्री सेपरेशन का खर्चा था, वॉलेंट्री सेपरेशन कॉस्ट, वो पीएनएल में ट्रांसफर ना करते हुए इन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, यहां डेबिट कर दिया, जबकि वॉलेंट्री सेपरेशन एम्प्लॉइज पेमेंट है, पीएनएल में डेबिट करना था, इन्होंने कहां डेबिट कर दिया, ए से जनरल रिजर्व। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा, वॉलेंट्री अकाउंट में। तो चलो वॉलेंट्री अकाउंट में बनाते हैं, क्योंकि ऊपर आप देखो बैलेंस शीट में वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट लिखा हुआ है असेट साइड में, तो उसका अकाउंट बनाता हूं, ये मिटा दूं। ये था अपना वर्किंग नोट नंबर 2। नंबर 3 में वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट अकाउंट में आप देखोगे
अभी असेट साइड का है तो ओपनिंग बैलेंस इधर डेबिट में लिखना पड़ेगा मुझे, और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ लिखना पड़ेगा। कितना है वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट लास्ट ईयर? ओपनिंग है 65,000, 65,000। क्लोजिंग कितना दिखा है? 125। मैंने कहा इस चैप्टर में हमेशा अकाउंट बनाने का ही तरीका है, 4 आइटम मेन रहेंगे, 4 में से एक तो ओपनिंग क्लोजिंग, एक उसको इंक्रीज करेगा एक डिक्रीज करेगा। तो एक पॉइंट तो यहां से आया, ये यहां पर डेबिट, तो वहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व। अच्छा, अब देखिए हम तो 175 हो रहे हैं, जबकि ये तो 65 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1,10,000 रुपए, 1,10,000 का आपने ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया होगा। लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके गए होंगे आपके पास से, तो आपने 65,000 पुराने और 1,10,000, 1,10,000 रुपए का पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या हुआ? अल्टीमेट ये तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, और ये नॉन कैश है। ये एंट्री क्या है? इस एंट्री में क्या हुआ? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। क्या हुआ इस एंट्री में? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू VRS अकाउंट। तो इसमें कैश कहां है? तो ये एंट्री और ये एंट्री तो आपस में क्या हो गई? क्रॉस। अल्टीमेट डिफरेंस जो आया वो सब किस बात का आया? 1,10,000 पेमेंट जो हुआ। और वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट किसको आता है? एम्प्लॉइज को। तो ये डिफरेंस कौन सी एक्टिविटी में कवर होना चाहिए? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग? डेफिनेटली ऑपरेटिंग में। कहां कवर होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर है बात? इसको इस तरीके से भी समझ लो कि चलिए हम अकाउंट वगैरह नहीं बनाते, हो सकता है एग्जाम में आपका टाइम कम हो, तो आप डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं याद करो, हम यहां पर चेंज इन करंट असेट्स और चेंज इन करंट लायबिलिटी लिखते हैं। तो ये भी करंट असेट्स ही तो है, स्टॉक कैश के साथ लिखा हुआ है। तो वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट 65 से 125 हो गया। अगर आप डायरेक्ट करते तो ऐसा करते ना, डिफरेंस कितना हो गया? 60,000 का डिफरेंस आया। 65 और 125, 60,000 का डिफरेंस ये हो गया। तो इस 60,000 रुपए की असेट इंक्रीज हुई है। असेट इंक्रीज होना, ठीक है। 50,000 का पॉइंट नहीं भी होता तो भी कितने डिफरेंस? 60,000 तो आता, आप 60 तो लिखते कम से कम। तो 60,000 रुपए डिक्रीज इन, सॉरी इंक्रीज इन असेट, करंट असेट्स बढ़ जाना। असेट बढ़ती है तो पैसा जाता है, स्टॉक बढ़ता है पैसा जाता है। बताया था ना, करंट असेट्स इंक्रीज होने का मतलब क्या है? करंट असेट्स कम होना मतलब पैसा आ गया इसलिए असेट कम हो गई, मतलब हमने बेच दिया असेट या रियलाइज हो गई। लेकिन असेट बढ़ती है मतलब पैसा और इन्वेस्ट किया, तो 60,000 और इन्वेस्ट, यानी माइनस करते हैं ना, यहां पर भी क्या हो जाएगा? माइनस। यानी एक तरीके से ये चेंज इन करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज वाला पॉइंट ही है। इसको मैं बाद में लिखूंगा, लास्ट में लिख दूंगा, चेंज इन करंट असेट्स करंट लायबिलिटी 1,10,000। तो यूं 60 दिख रहा है, लेकिन 50,000 का एक एडजस्टमेंट और करने के बाद टोटल डिफरेंस जो आया वो 1,10,000 का। तो मुझे 1,10,000 लिखना है। ठीक है, चलिए इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई। मैं खास तौर से कहां से चला था? मैं चला था जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व में एक भी पॉइंट पीएनएल से ट्रांसफर नहीं है। देखो आप, ना यहां से पीएनएल में गया और ना वहां से पीएनएल में आया, तो पीएनएल वाला पॉइंट नहीं है। ये दो जो ट्रांसफर है ये दो अलग अलग अकाउंट में, सीआरआर अकाउंट में, पीएनएल से कुछ भी नहीं। इसलिए पीएनएल में एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा। तो मैं तो पीएनएल के एडजस्टमेंट करने लिख रहा था कि ट्रांसफर या विड्रॉ फ्रॉम जनरल रिजर्व, तो नील। पीएनएल में कुछ भी नहीं आया, ना ट्रांसफर हुआ और ना विड्रॉ हुआ। ट्रांसफर हुआ तो ऐड करता, विड्रॉ होता तो माइनस करता। ट्रांसफर होता तो ऐड करता और विड्रॉ होता तो क्या करता है? माइनस। तो अपनी सीक्वेंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। बीच में मैंने वर्किंग नोट बना दिया आपको, ये लिखते जाना आप वर्किंग नोट में। आगे चलते हैं, क्या अगला पॉइंट है? पीएनएल के बाद जनरल रिजर्व हो गया। फिर आगे हम चलते हैं डेप्रिसिएशन, डिविडेंड। तो डेप्रिसिएशन पे आते हैं। अब डेप्रिसिएशन के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड बिल्डिंग पर तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, प्लांट मशीन। तो चलिए पहले हम वर्किंग का ही खेल खेल लेते हैं सारा। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो बनेगा उसके कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेना।
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दो तरीके से बनता है। नंबर एक तो ये कि आपको बैलेंस शीट में जो असेट्स दे रखी प्लांट मशीनरी, क्या बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी कॉस्ट पे दी है और लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दिया है? ये एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में दिखा है, दिख रहा कहीं? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, मतलब ये जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है ये डब्ल्यूडीवी पर है। तो पहले डब्ल्यूडीवी पे बनाना सीखो, फिर कॉस्ट पे बनाना सिखाऊंगा। पहले डब्ल्यूडीवी पर है, पहचानना समझ में आ गई। नीचे दिया एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, उससे मतलब नहीं, ऊपर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है या नहीं, ये पहचानने का तरीका है कि वही दिख जाएगा। जैसे आप इसके बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे 11th, तो आप देखो फिक्स्ड असेट्स 32 लाख माइनस 9,20,000, तो डेप्रिसिएशन दिख रहा है ना। तो कॉस्ट हो गई 32 और डेप्रिसिएशन हो गया 920 और डब्ल्यूडीवी हो गई 2280। तो वो क्वेश्चन हम कॉस्ट से भी कर सकते हैं, डब्ल्यूडीवी से भी, क्योंकि कॉस्ट भी अवेलेबल है, डब्ल्यूडीवी भी। बट डब्ल्यूडीवी से करना बताता हूं पहले। इस क्वेश्चन में क्या है, असेट्स कितनी दे रखी है? असेट्स है हमारे पास 5 लाख, ओपनिंग में बैलेंस था कितना? 5 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, 5 लाख रुपए, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में 7,65,000। अगर क्वेश्चन में असेट सेल करने के बारे में या डेप्रिसिएशन के बारे में कोई एडजस्टमेंट ना हो तो आप डायरेक्ट डिफरेंस को बोल दो, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया एसेट मींस परचेज ऑफ एसेट। लेकिन नहीं, बहुत सारे पॉइंट है इस क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2002 एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर a plant was sold for 90,000, original cost 70, WDV 50। यानी इस 5 लाख में एक प्लांट था 50,000 रुपए का, बाकी बी मान लेते हैं 4.5 लाख का दूसरा प्लांट, जैसे 2 प्लांट। उसमें से जो डब्ल्यूडीवी 50 का था, डब्ल्यूडीवी से कर रहे हैं ना क्वेश्चन हम, तो इसमें डब्ल्यूडीवी लूंगा ना 50, है ना। कॉस्ट 70 थी, उससे क्या मतलब, मुझे कॉस्ट से कर रहा होता तो मैं 70 लिखता। And debenture worth 1 lakh was issued at par as part consideration for plant 4,50,000। प्लांट खरीदने के लिए जर्नल एंट्री करते हैं, प्लांट खरीदा 4.5 लाख का, उसके लिए डिबेंचर्स कितने के दिए? डिबेंचर्स दिए 1 लाख के, बाकी 3.5 लाख रुपए का तो कैश पेमेंट ही किया होगा ना, ये एंट्री। तो उसकी पोस्टिंग कर देता हूं मैं यहां, टू डिबेंचर्स 1 लाख और टू बैंक 3,50,000। ये 4.5 लाख रुपए का एक नया प्लांट आ गया आपका। लेकिन ये एक्सचेंज ऑफर है, देखो आप, ये 1 लाख के डिबेंचर इश्यू किए और 4.5 लाख का प्लांट आया और 3.5 लाख दी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप प्लांट परचेज कितना लिखोगे? 4.5 नहीं लिखोगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप कितना लिखोगे? 3.5। और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में 1 लाख लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे, क्योंकि इश्यू ऑफ डिबेंचर से कैश नहीं आया। डिबेंचर इश्यू करने से कैश आया क्या? नहीं। तो 1 लाख क्रॉस हो जाएंगे। ये 1 लाख भी नहीं लिखेंगे, इधर से 1 लाख भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3.5 लाख लिखेंगे, क्योंकि बैंक एंट्री। मैं फिर बोल रहा हूं ये पूरा कैश अकाउंट है, कहां जहां जहां कैश एंड बैंक आ रहा बस वही लिखना है, बाकी लिखना ही नहीं। चलिए, और इसी में और क्या पॉइंट था? सोल्ड, हाँ, बेचने की एंट्री भी तो करना है मुझे। तो बेचने की एंट्री 50,000 में बेच दिया। बेचने पर क्या एंट्री करते हैं याद करो आप। एक तो बाय बैंक, कितने में बेच दिया इसको? 90,000, सोल्ड फॉर 90,000, 90,000 बेच दिया। 1 तारीख को बेच दिया, इसलिए डिप्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 50 की चीज 90 में बेच दी तो प्रॉफिट आया। प्रॉफिट इस तरफ लिखना पड़ेगा मुझे। प्रॉफिट कितने हजार का? 40,000 का। डेफिनेटली कहां गया होगा? कुछ नहीं लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो डब्ल्यूडीवी 50 और बेचा 90 में, 70 से कोई लेना देना। यहां तक क्लियर हो गई बात? और इससे रिलेटेड, असेट से रिलेटेड कोई पॉइंट नजर आ रहा है नीचे तक? लास्ट पॉइंट 8, डेप्रिसिएशन 15% हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी। 15% डेप्रिसिएशन भी लगा दिया इन्होंने कहा। तो इस बार तो डेप्रिसिएशन भी दे रखे हैं, 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। अब किस किस पे लगाना है जरा ध्यान से देखें। तो हमें लगाना है, एक तो 4.5 लाख रुपए की असेट से, इस पे 15% लग जाएगा। 4.5 लाख रुपए की असेट्स पर 15% से अगर हम देखते हैं तो ये आया 67,500, है ना। ये तो बिक गई और 1 जनवरी को ही बिक गई थी, इसलिए इसको नहीं लगेगा। इस पे लगाया
फिर ये एक नई मशीन खरीद ली थी हमने कितने रुपए की, 4.5 लाख की। तो इस 4.5 लाख पे फिर लगा देते हैं, फिर से 4.5 लाख, और ये भी इसके साथ ही खरीदी थी एक्सचेंज ऑफर में। तो ये 1 तारीख का था बेचने वाला, और उसी पॉइंट के साथ दिया हुआ था, ये भी 1 तारीख को ही खरीद ली। तो पूरे साल का डिप्रेशन लगाते हैं। तो इस 4.5 लाख पे 15% लगाते हैं, 67। ठीक है, यानी अब आपका पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और पॉइंट नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। तो असेट्स के बारे में ये सबसे बेस्ट होता है, इतना बड़ा अकाउंट बनाना। अब हम चेक करते हैं, मैंने 4 पॉइंट बताया। 4 कौन से मेन पॉइंट होते हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज एंड सेल या ट्रांसफर। सेल एक बार नहीं होगा लेकिन डेप्रेशन जरूर होगा। डब्ल्यूडीवी से क्वेश्चन करोगे तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगी तो डेप्रेशन लग के आएगी। कॉस्ट से कर रहा होता तो डिप्रेशन अकाउंट यहां पर नहीं आता है, लेकिन डब्ल्यूडीवी से कर रहा हूं तो डिप्रेशन लग के आएगा। अब जब चारों चीजें दे तो कुछ गायब ही नहीं है, तो परचेज, सेल, डिप्रेशन सब तो दे दिया। तो देखते हैं, हो सकता है आपका अकाउंट मैच ही हो जाए पूरा। टोटल लगा के देख लो आप, तो ये हो गया 5, 6, 9, 9,90,000, 990 हो गया। इस तरफ देख लेते हैं तो इसका टोटल भी कितना आ गया? 9,90,000, 9,90,000। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये पूरा मैच हो गया। कभी कभी क्या करेंगे वो आपसे कि ये सब दिया, ये डिफरेंस गायब कर देते तो मैं डिफरेंस को क्या मान लेता है? डेप्रिसिएशन। कभी ये 3 देंगे तो परचेज गायब कर देंगे। तो आपको ये असेट अकाउंट बनाना अच्छे से आना चाहिए। डब्ल्यूडीवी से जब भी बनाओगे तो डिप्रेशन जरूर लिखोगे। अब इसके इंपैक्ट कहां कहां आएंगे, चलो हैंड टू हैंड ये भी कर ही लेते हैं। कहां कहां आते? मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि 3 जगह अक्सर चेक कर लिया करो। नंबर वन ये कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल में गया होगा, तो प्रॉफिट है इसलिए माइनस करेंगे 40,000। ये पीएनएल में क्रेडिट हुआ होगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, फिर ये कहा जाएगा, तो इसमें से डिवेंचर्स तो डिवेंचर अकाउंट में चले गए, डिवेंचर्स तो डिवेंचर अकाउंट में चले गए, क्रॉस हो गए, यानी कैश कुछ था नहीं। और ये 3.5 लाख रुपए आप कहां लिख दोगे? ये 3,50,000 हम लिख देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, माइनस में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में लिख देंगे। ठीक है, फिर डेप्रिशिएशन यहां लिख देता हूं, डेप्रिशिएशन ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 67,500, मतलब 1,35,000, 1,35,000। और ये कहां लिख देंगे? ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्रॉफिट तो 3 जगह समझ में आ गया। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पे लिखा, पीएनएल अकाउंट में लिखी है चाहिए, एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी और एक बार यहां लिखी। तो 3 जगह याद रखा करो, एक यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2 जगह जरूर आता है प्लांट मशीन से रिलेटेड बात, और अकाउंट में आएगी। और अकाउंट बना लोगे तो यहां से इजीली उठा सकोगे आप। और जब अकाउंट की सारी चीज हम लेते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस छोड़ के इन सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट देना है। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस क्यों आया था? तो इन सब रीजन से आया था। तो इन सब रीजन को अपनी अपनी जगह पहुंचा दिया। ये रीजन यहां पहुंचा दिया, ये वाला रीजन डिवेंचर में पहुंचा दिया, ये इन्वेस्टिंग में पहुंचा दिया, ये इन्वेस्टिंग में पहुंचा दिया, ये यहां पहुंचा दिया। तो अकाउंट बना लोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ के सारे इफेक्ट कहीं ना कहीं देना है आपको। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने कहा था डेप्रिसिएशन के बाद डिविडेंड मेन होता है, तो डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। अब डिविडेंड 2 तरीके से, एक तो जो पीएनएल अकाउंट से अप्रोप्रिएट हुआ इस साल, करंट ईयर, तो उसको एड बैक करेंगे। तो डिविडेंड के बारे में बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिया 60 और 90, और यहां नीचे क्या लिख रहे हैं ये लोग? 5th पॉइंट में डायरेक्टर्स प्रपोज 15% डिविडेंड फॉर करंट ईयर, तो 15% फॉर करंट ईयर। तो करंट ईयर का कैपिटल कितनी है? 6 लाख, 6 लाख का 15% 90,000, वही 90,000 तो आपको लायबिलिटी में दिख रहा है, अलग से कोई एडजस्टमेंट थोड़ी ना है, ये तो क्रॉस टेली करने के लिए बताया। तो 90,000 रुपए करंट ईयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिविडेंड फॉर करंट ईयर जो होगा 90,000 वो यहां आएगा, क्योंकि वो भी अप्रोप्रिएट हुआ पीएनएल अकाउंट से। अभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ बट पे नहीं हुआ। पे हो जाता तो बैलेंस शीट से हट जाता ना, लायबिलिटी में क्यों आता? तो करंट ईयर के भी लास्ट बैलेंस शीट में 90 दिख रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ प्रपोज्ड हुआ है, डिक्लेयर्ड हुआ। तो एंट्री क्या हुई होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड पेबल अकाउंट, इसलिए पीएनएल अकाउंट कम हो गया तो मैंने वापस उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया। हर वो आइटम में, बार बार बोल रहा हूं, हर वो आइटम जो पीएनएल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हुई उसे प्लस माइनस करना। ठीक,
अब पिछले साल का डिविडेंड, तो पिछले साल का डिविडेंड अभी तक लायबिलिटी में थोड़ी ना होगा, सोचने वाली बात है। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद तो विद इन 30 डेज पेमेंट हो रहा है, तो 60,000 का पेमेंट हो गया होगा। 60,000 का पेमेंट हो गया तो कहां लिख दोगे आप उस 60,000 को? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर? चलिए ये मिटा दूं मैं पूरा। तो डिविडेंड वाला पॉइंट भी हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ वाले पॉइंट बताता हूं मैं हमेशा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने रिटर्न ऑफ दिख रहे हैं? पहले 25 थे, अब 10 रह गए। 15,000 रुपए के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। प्रिलिमिनरी, तो अब मैं आपको यहां पर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बना के बता देता हूं, है ना। तो सबसे पहले मैंने हमेशा तरीका ये बताया है कि आपको ये 4-5 पॉइंट ढूंढने की आदत हो जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस हो गई सही क्वेश्चन में, ट्रांसफर, तो ये 2-4 पॉइंट तो आप देख लें, फिर बाकी कुछ रह जाएगा तो हम सीक्वेंस में चलेंगे तब हो जाएगा। एक और टैक्स प्रोविजन के बारे में। टैक्स प्रोविजन के बारे में पॉइंट नंबर 7 में लिखा है टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर वाज एस्टिमेटेड 1,35,000। एस्टिमेटेड मतलब क्या पे की? नहीं, तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाना बताया मैंने आपको। टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्या आएगा? एक तो ओपनिंग कितना है टैक्स प्रोविजन अकाउंट में? टैक्स प्रोविजन अकाउंट में 60,000 है और इधर कितना 95,000। तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट का मैंने कहा था इंक्रीज होने का क्या रीजन है? ड्यूरिंग द ईयर में आपने प्रोविजन और बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगा, और पेमेंट कर दोगे अगर आप टैक्स पेड तो माइनस हो जाएगा। कम होने का रीजन ये, तो कभी ये देंगे कभी ये देंगे। अभी क्या दिया? 1,35,000 क्या पेड दिया है? नहीं, करंट ईयर का एस्टिमेट किया है, तो एस्टिमेट मतलब प्रोविजन बनाया है, तो ये एस्टिमेट 1,35,000 का प्रोविजन और बनाया है इन्होंने। तो अब जब और प्रोविजन बनाया है इन्होंने तो ये तो 195 हो जाना चाहिए, जबकि यहां तो 95 ही है, तो है ना 100 ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये क्या? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर प्रीवियस ईयर। पिछले सालों का टैक्स दिया होगा ना इस साल का तो अगले साल देंगे, तो दोनों में से कुछ एक देंगे। इस बार ये दिया है, ये बैलेंसिंग आया, लेकिन हमें लिखना यहीं पर है। एक तो लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,35,000, 1,35,000 रुपए। ये प्लस करना क्योंकि नॉन कैश आइटम है, ये पीएनएल में चलेगी, जबकि इसके कारण कैश नहीं गया। कैश कितना गया? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ वो सिर्फ 1 लाख रुपए हुआ, तो यहीं कहीं प्लस माइनस कर दिया। नेट इफेक्ट कोई 35,000 आ गया। यूं भी अगर आप इसको करंट लायबिलिटी मानते तो क्या होता? करंट लायबिलिटी में पहले थी लायबिलिटी कितने की? 60 की, अब कितने हो गई? 95 की, तो 35,000 करंट लायबिलिटी। नेट इफेक्ट वही आएगा। लायबिलिटी इंक्रीज होना मतलब कैश आना, इनफ्लो। ठीक, ये सारे पॉइंट आप इस तरीके से करेंगे। अब मैं चलता हूं 1 बाय 1 सारे पॉइंट। चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं, इतने एडजस्टमेंट समझ में आने के बाद। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हो गए। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई और पॉइंट दिया है? नहीं। इट मींस ये इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने लाख रुपए के? 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए के इश्यू करेंगे तो प्लस में आएगा फिर से। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। रिडम्पशन किया होगा तो पैसा गया होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर 2 लाख रुपए। ठीक है। रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर में बताया। सीआरआर कहां से आया? जनरल रिजर्व से 1 लाख, तो 1 लाख क्रॉस हो गए, कोई कैश नहीं इसमें। कैपिटल रिजर्व कहां से आया? तो ये भी हम पढ़ चुके थे। कैपिटल रिजर्व का पॉइंट याद करो। कैपिटल रिजर्व कैश में से नहीं बनाया, ना पीएनएल से बनाया, तो जब पीएनएल से नहीं बनाया इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यहां नहीं लिखा क्योंकि पीएनएल से बना ही नहीं। कहां से बना हो? तो वो बना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, ठीक है ना। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं हुई, बल्कि वो सीआर अकाउंट में ट्रांसफर। और रिवैल्यूएशन हुआ 70,000 रुपए का, ठीक है। तो अब इसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं, बराबर। फिर आगे चलते हैं। जनरल रिजर्व में भी मैंने बता दिया पूरा अकाउंट बनाकर आपको। जनरल रिजर्व में जो चेंज हुआ, एक तो सीआरआर के कारण हुआ और एक वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट के कारण।
पीएनएल अकाउंट में ले चुका हूं। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पहले नहीं थे, अभी इश्यू हुए, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स इश्यू हुए? डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं आपके 2 लाख रुपए के, सॉरी प्लस में, डिबेंचर्स इश्यू होना मतलब प्लस में। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी हम यहां पे लिखेंगे, करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट यहां से करेंगे, तो चेंज इन करंट लायबिलिटी प्लस माइनस लिख लेना, मेरे पास जगह कम है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स 95 और 80 यानी 15,000, 15,000 प्लस में या माइनस में, इंक्रीज हुए इसके प्लस में। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कम हो गए, कम हो गए, इसका मतलब पेमेंट दिया होगा हमने, इसलिए माइनस में, बिल्स पेबल माइनस में। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो 20 से 30 हो गई, बढ़ गई तो प्लस 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने हो गए 10,000। आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मैं कर चुका हूं, यहीं के डबल इफेक्ट हो जाता है, कहीं और देखना नहीं है। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड एक बार हमने यहां लिख दिया था, प्रपोज्ड डिविडेंड 90,000, एक बार हम यहां लिख देते हैं डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का डिविडेंड 60,000 रुपए यहां, लेकिन नेगेटिव क्योंकि पेमेंट हुआ। क्लियर यहां तक बात। असेट्स पर आते, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले 2 लाख की थी और अब 150 रह गई, जबकि डिप्रेशन तो लगा नहीं, तो कम होने का रीजन क्या होता है? खरीदना या बेचना, सॉरी कम होने का रीजन क्या रहता है? बेचना। तो बेचा कितने में था? आपने इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था सोल्ड आउट फॉर 150, कॉस्ट 120 एंड बैलेंस वाज रिवैल्यूड। तो कॉस्ट 120, एक 20 की बेची थी, तो 2 लाख की असेट थी और आपने 1,20,000 की बेच दी, तो 80 बचना चाहिए ना। फिर ये तो बता रहे हैं कि 1,50,000 बची है, इसका मतलब 70,000 रुपए बढ़ कैसे गए? बढ़ने के रीजन क्या? तो खरीदना होता परचेज, तो मैं यहां लिखता परचेज में, लेकिन आपको क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 ढंग से पढ़ना चाहिए। एक बेची है और बाकी का रिवैल्यूएशन किया है, यानी ये जो इंक्रीज हुआ है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व के कारण हुआ है, कैश के कारण नहीं, नगद कुछ नहीं गया, इसलिए मुझे 70,000 को नहीं लिखना है। ठीक है, जो बेची सिर्फ वो लिखना है बस। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बेची है? सेलिंग प्राइस लिखना रहती है 1,50,000, 1,50,000 प्लस में, पूरे 150 लिखोगे ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस आ जाता है, इसमें अलग से यहां प्रॉफिट लॉस नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो एक बेचना हुआ, खरीदना नहीं है, रिवैल्यूएशन है। फिर आगे चलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का तो पूरा अकाउंट बना दिया मैंने। पूरा अकाउंट में हमने एक बात सीखी कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए, परचेज ऑफ प्लांट, तो यहां 3.5 लाख लिखूंगा मैं, क्योंकि कैश में 3.5 लाख दिए, बाकी तो डिवेंचर्स दिए। तो डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, अच्छा हाँ, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हमने कितने लिख दिए यहां पर? 2 लाख, जबकि एक बात क्लियर कि 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो हमें आए ही नहीं थे, तो यहां पे भी कितना लिखना पड़ेगा? 1 लाख, यानी सही मायने में यहाँ 4.5 या 2 है, तो 2 में से इधर से 1 हट गया, इधर से 1 हट गया, क्योंकि इस एक में एक्सचेंज ऑफर था, प्लांट के बदले में डिवेंचर्स, तो 1 यहां से हटा दिया, 3.5 लिखा, 1 यहां से हटा दिया, कितना लिखना है? 2 लिखना है, तो करेक्ट कर देना। तो जो डिवेंचर इशू है उसमें इंक्रीज 2 लाख का दिख रहा है, लेकिन 2 में से 1 लाख तो ये होंगे और बाकी के 1 लाख के बारे में क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये कि वो बाकी 1 लाख के बदले में कैश आया होगा, वो कैश कंसिडरेशन के लिए होंगे। आगे चलते हैं, प्लांट बेचा भी है। प्लांट बेचा कितने में? 90,000 में, 90,000 रुपए में प्लांट बेच दिया है। सेल ऑफ प्लांट, तो प्लांट बेचने की एंट्री हो गई और खरीदने की एंट्री हो गई। समझ में आ गई बात? डिवेंचर वाला पॉइंट समझ में आया? आगे चलते हैं हम। अब क्या है इसके बाद? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पहले 80 थे, अब 50 हो गए, कम हो गए तो बेच दिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी एक पॉइंट है, कोई भी काम करो तो आप पहले मतलब कोई भी पॉइंट अगर समझते हैं हम तो उसको कोरिलेट करने की आदत डालें। इन्वेस्टमेंट का है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50,000 वाज सोल्ड फॉर 70,000, 50 की चीज 70 में बेच दी। ठीक है, 50 की 70 में बेच दी, 70 में बेच दी, इसका मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपए में बेच दिया आपने।
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50 के से 70 में बेच दिया, इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ। 20,000 का प्रॉफिट कहां गया होगा, कहीं और तो नहीं लिखा है, तो डेफिनेटली पीएनएल में ही गया होगा, तो पीएनएल में एडजस्ट करना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऊपर लिखना भूल जाओगे जरूरी नहीं, बाद में लिख दो, अल्टीमेट लिखना है ऑपरेटिंग में। तो प्रॉफिट 20,000 रुपए का, यहां बस क्या करेंगे हम, इसमें इंक्लूड है, इसमें से माइनस कर देंगे 20,000 का प्रॉफिट। और फोर्थ पॉइंट, प्री एक्वेशन डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्री एक्वेशन डिविडेंड आया तो एंट्री हुई कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड इनकम अकाउंट, ठीक। लेकिन ये इनकम गई कहां पर, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई है इनकम, नहीं। और ये किस नेचर की थी, तो क्वेश्चन ये है कि डिविडेंड जो रिसीव्ड हुआ आपको, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ कितने हजार का, 5,000 का। एक बात तो यहां आएगी। अब इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट जरा ढंग से देखो आप। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के बताता हूं मैं आपको, छोटा सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं हम। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या है आपके पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपके पास था 80,000, 80,000 का ओपनिंग बैलेंस था। क्लोजिंग कितना है, 50। क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका, 50,000 का। अब इनका कहना है कि एक इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिए 70,000 में, कितने के थे वो, 50 के थे, और आपने 70,000 रुपए में बेच दिए। क्लियर लिखा है, पढ़ देखो आप, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50 बेच दिए। तो यहां पर बाय बैंक कितने रुपए में बेचे, 70 में बेचे, उसका प्रॉफिट इस तरफ आएगा, पीएनएल अकाउंट 20। ये एंट्री आप असेट्स अकाउंट में भी किया बनना, अभी प्लांट मशीन ऐसे ही तो होता है सब जगह पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और प्रॉफिट हो गया पीएनएल, तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट मैंने पीएनएल में कर दिया, इसका हिसाब क्लियर। 70,000 मैंने यहां लिख दिया। हमेशा असेट्स की कोई बात आएगी 3 जगह लिखना बताया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। अब क्या ये आपका बैलेंस मैच हो गया, नहीं हुआ ना मैच। 1 लाख और 20 है, इसका मतलब 20,000 के इन्वेस्टमेंट और खरीदे आपने। लेकिन पॉइंट सुनो, इतना सा होता तो मैं ठीक है, बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का रीजन क्या, खरीदे होंगे, तो मैं 20,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो यहां लिख देता। लेकिन ध्यान से पढ़ो आप एडजस्टमेंट नंबर 4 और इसको स्टार बनाओ, प्री एक्वेशन डिविडेंड। और याद करो वो चैप्टर जहां इन्वेस्टमेंट चैप्टर, जिसमें आखिरी में अपन ने बोनस और डिविडेंड वाले क्वेश्चन किए थे, वहां पर अगर आपको शेयर्स खरीदने के पहले साल का डिविडेंड, प्री एक्वेशन डिविडेंड वर्ड भी यही बोला था, अगर मिलता था तो हम क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते थे। याद करो, ऐसे यहां पर भी लिखा है, प्री एक्वेशन डिविडेंड रिसीव्ड 5,000 वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी वो डिविडेंड पीएनएल में कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहां कहीं रिवर्स किया क्या उसको, क्या यहां मैंने डिविडेंड, ये 5,000 रुपए का डिविडेंड यहां कहीं लिखा नहीं, क्योंकि वो पीएनएल में गया ही नहीं। पीएनएल में गया होता तो मैं यहां से रिवर्स कर देता, यहां से हटा देता और इन्वेस्टिंग में ले आता। लेकिन ये जो डिविडेंड है ये पीएनएल में नहीं गया, ये कहां गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। प्री इक्वेशन डिविडेंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया 5,000, जिसका एक इफेक्ट ये और एक ही। तो अब आप देखो तो ये तो 175 हो गए। इसका मतलब सही मायने में जो परचेस किए होंगे आपने, वो परचेस कितने किए होंगे, 25 के खरीदे होंगे आपने। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट जो खरीदे होंगे वो आपके 25 के खरीदे होंगे आपने। ये पॉइंट ध्यान रखना है और बहुत शानदार पॉइंट है। यूं डायरेक्ट डिफरेंस निकालते तो 20 आता और 20 में गलत हो जाता। तो 5,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, इसलिए यहां पर डिफरेंस 25 आएगा। तो वो एंट्री अगर नहीं करोगे तो ये सही नहीं आएगा फिर। इसलिए मैंने कहा ऐसे बड़े क्वेश्चन में अकाउंट बना के ही करना सही रहता है। डायरेक्ट ऊपर ऊपर करने में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो गलतियां होने की संभावना है। ऐसा तब करना जब बहुत अच्छे कंसेप्ट हो तो आप ऊपर ऊपर देख के भी समझ सकते हो। ठीक है, ऊपर ऊपर देख के ही समझ में आ रहा था कि पहले इन्वेस्टमेंट कितने थे, 80 थे। 80 में से 50 बेच दिए, बचे 30। तो 30 के 20 के 50 कैसे हो गए, यानी 20 और खरीदे और 20 और खरीदे और 5 का डिविडेंड का एडजस्टमेंट मतलब 25। बट इतना ज्यादा क्लियरिटी आपको बिना अकाउंट बनाए नहीं आ पाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इन्वेंट्री 95 और 90, 5,000 से बढ़ गई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 5,000 से बढ़ गई। अब ये पूरा पेज तो हो गया। मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो 1.5 पेज तक जा सकता है। मिडल सर पॉइंट कहां लिखे हम, इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री 90 से 95 हो जाना, मतलब 5,000 रुपए इंक्रीज हो जाना। इंक्रीज होना मतलब माइनस में,
तो मैं यहीं पर ऊपर लिख देता हूं टॉप पर, है ना। इसके बाद आगे आप यहां लिख देना इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री स्टॉक पे चेंज हुआ, इन्वेंट्री कितने का 5000, 5000 रुपए, 5000 रुपए माइनस में। फिर बिल्स रिसीवेबल 70 से 65 हो गए, तो बिल्स रिसीवेबल 70 से 65 हो जाना, 5000 रुपए कम हो जाना, मतलब पैसे आए तो प्लस में। डेटर्स 130 से 175 यानी 45,000 इंक्रीज हो जाना, 45,000 इंक्रीज हो जाना। डेटर्स इंक्रीज हो जाने का मतलब, असेट इंक्रीज हो जाने का मतलब पैसा और इन्वेस्ट हुआ, यानी और ज्यादा क्रेडिट सेल किए हमने। कैश इन हैंड नहीं लिखना है, प्रिलिमिनरी हम लिख चुके हैं। वीआरएस वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट, वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट का हमने वर्किंग नोट बनाया था, एक अकाउंट बनाया था मैंने, और उस अकाउंट में जहां तक लगता है मैंने कितने लिखे थे आपके 1 लाख, सॉरी हमने लिखे थे उसमें 1,10 लिखे थे, 1,10,000, तो 1,10,000 का पेमेंट, ये इस तरीके से हो गए सारे कंप्लीट, ये है तरीका, ठीक है। अब यहां तक आप टोटल लगा लेना, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हो गया आपकी इन्वेस्टिंग, ये हो गई आपकी फाइनेंसिंग, और सबके अकाउंट भी बना दिए मैंने। एक बार हमने बैलेंस शीट से पहले सारा चेक कर लिया, एडजस्टमेंट में चेक करते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड नंबर कंप्लीट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका टोटल लगाएं और देख लें सही है या गलत है। इसमें ओपनिंग कैश जोड़ देंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस, तो क्लोजिंग आ जाएगा। चलिए टोटल लगा के देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 95,000 पॉजिटिव आया, ठीक है। इन्वेस्टिंग का नेगेटिव, फाइनेंसिंग का नेगेटिव, 1,20,000 नेगेटिव है और 95 पॉजिटिव है। अल्टीमेट नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 लिखेंगे इंक्रीज वर्ड, लेकिन है नेगेटिव। और इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देंगे 90,000, तो क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैश 65,000। देख लेते हैं कंप्लीट, बराबर कंप्लीट। तो अगर आपने इस तरीके से सीक्वेंस में चलो और एक एक आइटम का डिफरेंस लिया है और एडजस्टमेंट चेक किया, तो 100% आपका कैश फ्लो मैच होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने करवाया, इसको रिपीट करना है आपको। और इसके बाद वाला 11th नंबर क्वेश्चन जो है, 11th नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको रिपीट करना है। और इसका भी असेट्स अकाउंट आप WDV से बनाना, कॉस्ट से अभी मैंने नहीं सिखाया, WDV से बनाना। तो ये होमवर्क रहेंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है, 10th एंड 11th, ठीक। थैंक यू सो मच।